हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 विच इज इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, विल नॉट टेक मच टाइम ऑल्सो। ओके, सो इन्वेस्टमेंट क्या है? एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस का जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है, अपार्ट फ्रॉम द मेन कोर्स ऑफ बिजनेस, जो मेन स्कोप ऑफ बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है, apart from that revenue that and the profit that it generates from its main course of business, हर बिजनेस अपने एक एडिशनल फ्लो, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती है मार्केट में। ओके, सो व्हाई डू दे मेक इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या है? लेट्स से अनयूटिलाइज्ड कैश पड़ा है, बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं है, रादर देन कीपिंग इन द बैंक अकाउंट, कंपनी क्या करेगी? उसे इन्वेस्ट करेगी ना। जब इन्वेस्ट करेगी कंपनी, तो कहाँ, उससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट से कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टमेंट, कंपनी को एक एडिशनल इनकम आएगा, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ, अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करती है तो डिविडेंड मिलेगा, है ना। अगर फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी लाइक डिवेंचर या फिक्स डिपॉजिट करेगी तो इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी ये भी कर सकती है कि लैंड या बिल्डिंग एसेट परचेज करे, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। वो लैंड एंड बिल्डिंग जो कंपनी परचेज कर रही है जस्ट फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि उसे वो अपने ऑपरेशंस के लिए यूज करे। सोलली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जब वो लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेगी तो वो भी इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा और उससे उनको रेंट मिलेगा। सो अपार्ट फ्रॉम एन एडिशनल इनकम, ठीक है, ये एक तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा, रेवेन्यू इनकम उनको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। फॉर एग्जांपल, आपने लैंड या बिल्डिंग लिया, परचेज किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका वैल्यू में भी एप्रिसिएशन होगा। ठीक है, आपने शेयर्स खरीदा किसी कंपनी का, तो शेयर्स के वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड तो मिल ही रहा है, प्लस वैल्यू में भी इंक्रीज हो रहा है। सो टू क्रिएट एन एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल इनकम स्ट्रीम फॉर द बिजनेस, कंपनीज क्या करती हैं, बिजनेसेस क्या करती हैं, वो इन्वेस्ट करती हैं। सो द इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, we can say in short is that, definition wise, investment is an asset held by an enterprise for the purpose of earning income by way of dividend, interest, rent एंड कैपिटल एप्रिसिएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये तो हो गया कि क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन है इन्वेस्टमेंट का और इनकम का, ये तो ऑब्जेक्ट समझ में आता है कि इन्वेस्ट करेंगे तो एडिशनल इनकम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो इन्वेस्टमेंट है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। लेट्स से आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हो जो कि आपका मेजर रॉ मटेरियल सप्लायर है, या फिर आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, आप उसका सर्विसेज यूज करते हो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उनके शेयर्स को आप परचेज कर रहे हो, सो दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो आपको फील होता है और आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स है तो कंपनी को आप परचेज भी कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट भी है। सो इससे अदर ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव होता है अपार्ट फ्रॉम इनकम। सो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट ऑफ इनकम। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेवेन्यू, रेंट के अकाउंटिंग नहीं देखना है हमें, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर्ड कर चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कि कब हम डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करेंगे बुक में, कब इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज करेंगे, ये हम ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप एसेट एक्वायर कर रहे हो उसकी अकाउंटिंग, और बैलेंस शीट में उसका डिस्क्लोजर क्या होगा, है ना। और सो इनिशियल रिकॉग्निशन, व्हेन वी से अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी से इनिशियल रिकॉग्निशन, जब आप एक्वायर कर रहे हो तब किस तरह से अकाउंटिंग करोगे, उसका मेजरमेंट, वैल्यू मेजर कैसे करोगे, देन बैलेंस शीट के डेट को उसका वैल्यू कैसे मेजर करेंगे, प्लस बैलेंस शीट में क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होगा, सो दैट द रीडर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये दो चीज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, विच इज अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, so first of all, the scope of the investment is, scope of this accounting standard is to understand the accounting of investment in financial statement of an enterprise and related condition to disclosure. So उसका disclosure और उसकी accounting, ये दो चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, this accounting standard does not deal with recognition of interest, dividend and rentals। इनकम के रिकॉग्निशन को हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, उसकी अकाउंटिंग, उसकी गाइडलाइंस को नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में कवर्ड है।
सिमिलरली ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल जो सब्जेक्ट आप लीज अकाउंटिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, वहाँ पे भी एसेट दिखता है। ठीक है, लीज अकाउंटिंग में भी एक एसेट होता है, बट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस एसेट के बारे में नहीं है। सिमिलरली जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में कवर्ड हो गया, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जब आप पढ़ेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट, तो वहाँ पे भी एक प्लान एसेट होता है जो कि इन्वेस्टमेंट होता है। उस इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ कवर नहीं किया गया है। ये प्योरली एंड प्योरली इन्वेस्टमेंट टू अर्न डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड रेंटल, वैसा इन्वेस्टमेंट को कवर किया गया है, एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, एंड देन म्यूचुअल फंड्स को भी यहाँ पे हम कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्कोप ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, थियोरेटिकल डेफिनेशंस है, वो देख लेते हैं। जस्ट गो थ्रू करेंगे। व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आर एसेट हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल, एंड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड फॉर अदर बेनिफिट्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट आगे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एन इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑक्यूपाइड सब्सटेंशियली फॉर यूज बाय और इन द ऑपरेशन ऑफ द इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज। सो बेसिकली आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? इन्वेस्टमेंट इनटू लैंड एंड बिल्डिंग्स, but those land and buildings will not be used for the business purpose. So for example, आपने एक बिल्डिंग लिया तो उसमें आप अपना ऑफिस या फिर अपना गोडाउन या फिर अपना फैक्ट्री नहीं बनाओगे। आप उस बिल्डिंग को आपने सिर्फ इसलिए लिया है सो दैट उसको रेंट पे लगा के उससे रेंटल इनकम कमा सके। सो उसका आपके मेन बिजनेस ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं रहेगा। इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सो और अगर उसका बिजनेस से लिंक हो गया देन इट इज नॉट कवर्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, देन वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आ गया, है ना। फिक्स्ड एसेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं, ये हो गया वो बिजनेस लैंड एंड बिल्डिंग जिसका कि बिजनेस के ऑपरेशन से कोई लिंक नहीं है। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट्स कुड बी एक्सचेंज between knowledgeable willing party under an arm length transaction. Market value is the amount obtainable from the sale of an investment in an open market, जो सेल करके आएगा। हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ पे देखे कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, अपना जो भी फंड है उसको इन्वेस्ट कर रही है ना। इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, अगर आप इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई करें तो इन्वेस्टमेंट दो तरह के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है करंट इन्वेस्टमेंट और एक हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में करंट इन्वेस्टमेंट डिफाइन किया गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं डिफाइन किया गया है। विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एन इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट करंट इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप, इन्वेस्टमेंट करंट एंड लॉन्ग टर्म। सो करंट इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट, करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर readily realizable in the market. So readily realizable means जब भी आप चाहो उसे बेच सकते हो। एंड दूसरा, इंटेंट टू होल्ड फॉर लेस देन 12 months। सो जो इन्वेस्टर है जिसने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि रियडली रियलाइजेबल है इन द मार्केट। सो फॉर एग्जांपल शेयर्स इजिली है, जब चाहोगे आप बेच सकते हो, जब चाहोगे आप खरीद सकते हो। सो उसका मार्केट एग्जिस्ट करता है और इट इज रियडली रियलाइजेबल, जब भी चाहोगे आप उसको रियलाइज कर सकते हो। सो इफ इट इज रियली रियलाइजेबल एंड द इंटेंट ऑफ द होल्डर, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसका इंटेंशन है कि उसको 1 साल के अंदर में बेच देना है, देन इट इज करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अदरवाइज इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो रियडली रियलाइजेबल इज अ कंडीशन जो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। सो शेयर, लेट से शेयर आपने खरीदा है लेकिन आपका इंटेंशन नहीं है कि उसको आपको बेचना है 1 साल के अंदर में, देन इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट स्टिल इट इज रियडली रियलाइजेबल। सो दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं then it is a current investment, otherwise it is a long term investment. So this is the basic classification जो कि बहुत सिंप्लीफाइड वे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि दो कंडीशंस हैं, रियडली रियलाइजेबल, इजीली सेल होना चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग, इज इट रियडली रियलाइजेबल? नो, क्योंकि अगर आपको आज एक बिल्डिंग बेचना है तो जरूरी नहीं है कि आपको विद इन 24 आवर
आपको उसका बायर मिल जाए, क्योंकि इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड ए बायर वेरी क्विकली। लेकिन अगर आपको शेयर्स बेचना है, इजिली मिल जाएगा आपको इसका बायर। बायर की भी ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सेल कर सकते हो। सो इट इज़ अ रीडली रियलाइजेबल इन्वेस्टमेंट। सो मोस्टली इट कम्स अंडर करंट इन्वेस्टमेंट्स। एंड विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इफ इट इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट देन इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सिंपल। नाउ ओके, जब आप इन्वेस्टमेंट अक्वायर कर रहे हो तो अकाउंटिंग एंट्री तो वेरी सेम है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी सिंपल। बट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट एंट्री? उस एंट्री को किस वैल्यू से पास करेंगे? दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट पार्ट। सो जब आप इन्वेस्टमेंट एक्वायर कर रहे हो तो उसको मेजर कैसे कर सकते हो? तो इन्वेस्टमेंट जब आप परचेस कर रहे हैं ना, तो उसको तीन तरीके से आप परचेस कर सकते हो। एक, तीन तरीके से इन द सेंस, फर्स्ट कि आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेस किया उसका कंसिडरेशन पे किया बैंक में या कैश से, बैंक ऑब्लिक कैश, ठीक है। दूसरा, इश्यू ऑफ शेयर से पे किया आपने, शेयर आपने कैश पेमेंट नहीं किया, उसके बदले में आपने अपना शेयर दे दिया। और तीसरा है अदर एसेट पे कर दिया, मशीन दे दिया। पेमेंट इन द फॉर्म, आइदर पेमेंट कैन बी मेड इन कैश और इश्यू शेयर्स और अदर्स, अदर एसेट, है ना। सो इन केस ऑफ बैंक कैश, इट इज वेरी सिंपल, कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। सो आपने एक शेयर खरीदा या कुछ भी खरीदा, उसके लिए आप इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मींस ड्यूटीज, टैक्सेस, ब्रोकरेज फी, कमीशन, जो भी आप पे कर रहे हैं वो उसके अंदर ऐड बैक हो जाएगा। एंड जो वैल्यू अराइव होगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट वही हो गया। सिमिलरली इफ यू आर इशूइंग शेयर्स, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। X Limited purchased 10,000 shares of 120 each and paid brokerage of 2%. 1,000 into 120 is equal to 1,20,000 plus brokerage 2%. So total cost of acquisition is 120 to 400. So this will be the cost of the investment. Okay. Now second scenario कि आपने कोई कुछ भी परचेज किया इन्वेस्टमेंट, और उसका पेमेंट आपने कैश या बैंक से नहीं करके आपने अपना शेयर इशू करके किया। ओके, सेकंड सिनेरियो। So, if an investment is acquired by issue of shares or other securities, the acquisition cost is the fair value of the asset of the security issued. जो सिक्योरिटी आपने पेमेंट करने के लिए इशू किया अपना शेयर्स, उसका फेयर वैल्यू ही उस इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट होगा। ओके, सिंपल। सिमिलरली इज द केस। सो बेसिकली व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन इट इज acquired by a mode which is not a cash payment? Then it is the fair value of the सिक्योरिटी और एसेट्स गिवन। जो भी, अगर आपने एसेट से पे, अदर एसेट से पे किया तो उसका वैल्यू, या फिर सिक्योरिटी से पे किया तो उसका फेयर वैल्यू। लेट्स सी एन एग्जांपल। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 10,000 शेयर्स ऑफ 100 each, मार्केट वैल्यू इज 130 इन वाई लिमिटेड। बाय इशूइंग 10,000 शेयर्स, अपना 10,000 शेयर उसने इशू किया जिसका फेस वैल्यू 100 है लेकिन मार्केट वैल्यू इज 120. To ascertain the cost of investment in such a case, market value of the share issued will be considered, which is 120. So 100 into 120, 1,20,000 is the cost of the investment. Okay. Similarly, if an investment is acquired in exchange or part exchange for another asset, दूसरे asset के लिए, then the acquisition cost of the investment is determined by reference to the fair value of the assets given up. Okay. और एसेट एक्वायर विचएवर इज मोर क्लियरली एविडेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एसेट गिवन अप का फेयर वैल्यू आपके पास है तो उस वैल्यू से करेंगे, अदरवाइज एसेट एक्वायर्ड जो कर रहे हैं उसका अगर वैल्यू है तो वो लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड एक्वायर 10,000 शेयर्स इन ऑफ 100 ईच, वेयर मार्केट वैल्यू इज 120 ईच, इन एक्सचेंज फॉर अ मशीनरी जिसका बुक वैल्यू था 90,000 बट उसका मार्केट वैल्यू 110,000 है। The cost of the investment in this case would be the fair value of the shares acquired, that is 120 into 10,000, 1,20,000, or the fair value of the machine given up means 110, whichever is more clearly evident. So first of all we will say कि fair value of the asset given up अगर available है तो उससे ही recognize करेंगे। तो in this case अगर ये available है तो it is 110, simple. But if it is not available then the fair value of the asset acquired अगर है तो उसको ले लेंगे, विच इज 120 into 100. ओके,
ये 3 सिनेरियो में आप एसेट एक्वायर कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका मेजरमेंट हो गया। अनदर सिनेरियो, जब आप फिक्स्ड इंटरेस्ट, सो इन्वेस्टमेंट कैन बी फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज और वेरिएबल इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। आप डिवेंचर में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इक्विटी शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इक्विटी शेयर से जो रिटर्न आ रहा है इज डिविडेंड, लेकिन वो फिक्स्ड डिविडेंड नहीं है, बट डिवेंचर से जो रेवेन्यू आपको रिटर्न मिल रहा है इज इंटरेस्ट विच इज फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी। सो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में एक पैरामीटर ऐड हो जाता है जब भी आप परचेस कर रहे हो, विच इज एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट क्या होता है? सो बेसिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ ए डिविडेंड, लेट्स से अगर आप डिविडेंड लेते हो, कोई भी कंपनी है जिसका आप डिविडेंड ले रहे हो, लेट्स से वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, इंटरेस्ट पे करती है डिवेंचर पे 30 जून 2022 को करेगी एंड 31 दिसंबर 2022 को, साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। तो इन रेस्पेक्टिव डेट्स को जिसके पास भी वो डिवेंचर रहेगा, इंटरेस्ट उसे मिलने वाला है। सो लेट्स से आप एक डिवेंचर परचेस कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो आप डिवेंचर में। सो डिवेंचर जब आप खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हो बी मिडिल ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ हाफ ईयर, लेट्स से आप 1 अप्रैल 2022 को इंटरेस्ट डिवेंचर खरीद रहे हो। तो फॉर देन इन दैट केस 1 जनवरी 2022 टू 31 मार्च 2022, यानी आपका डेट ऑफ परचेस से पहले तक का जो 3 महीने का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट प्रीवियस ओनर को मिलना चाहिए लॉजिकली, ठीक है। और उसके बाद से जो इंटरेस्ट एक्रू हुआ वो आपका इंटरेस्ट है। सो जब फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज आप परचेस करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वहां पे ये फैक्टर प्ले करता है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। सो कम इंटरेस्ट क्या हो गया कि आप जो परचेस प्राइस पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट के लिए भी आप सेलर को कॉम्पनसेट कर रहे हो, प्राइस में ही कॉम्पनसेट कर दे रहे हो, इंटरेस्ट अलग से नहीं दे रहे हो। सो बेसिकली इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट क्या होगा, पूरा का पूरा 1/1/22 टू 30 जून 2022 का इंटरेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन उसमें से फर्स्ट 3 मंथ का इंटरेस्ट आप जो सेलर है उसको आप एट द टाइम ऑफ परचेज ही आप उसको दे दे रहे हो। सो परचेज प्राइस में ही इंक्लूड है। सो जब भी आप कम इंटरेस्ट डिविडेंड परचेज करेंगे, तो जो आपके परचेज डेट से पहले का, सो द लास्ट डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरेस्ट विच इज 31 दिसंबर 2021, है ना, उसके बाद 30 जून को करेगा, 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। सो लास्ट डे ऑफ इंटरेस्ट टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा, उसे आप कॉस्ट से लेस कर देंगे और उस वैल्यू से आप इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट ऐसा कोई भी वर्किंग नहीं है, क्योंकि आपने इंटरेस्ट अलग से सेलर को दे दिया, तो आप जो भी परचेस कर रहे हो उसमें रिकवरी ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है। सो बेसिकली कम इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, द पार्ट विच इज रिलेटेड टू प्रीवियस पीरियड, जिस पीरियड में आपके पास नहीं था डिबेंचर, उस पीरियड के इंटरेस्ट को हम रिकवरी ऑफ कॉस्ट कहेंगे। ओके, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट का रिकवरी है जब आपको फाइनल डिविडेंड मिलेगा 30 जून को। तो उतना पार्ट को कॉस्ट से लेस कर देंगे और बैलेंस पार्ट आपके लिए इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट रेवेन्यू है। एक एग्जांपल से देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। ओके, ऑन 1 April 2013, X Limited purchased 2012% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, कम इंटरेस्ट 98। सो 98 रुपीज में परचेस किया 20,000 डिवेंचर्स। सो 2000 डिवेंचर्स इंटू 98, 196,000 हो गया, 196,000। लेकिन कम इंटरेस्ट है, दैट मीन्स द उसके बाद क्या कहता है, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। दैट मीन्स 1 जनवरी टू 31 मार्च का इंटरेस्ट इस प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ बुक्स इज 31 दिसंबर एवरी ईयर, कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट, कॉस्ट एंड इंटरेस्ट एक्रूड इज कैलकुलेटेड एज अंडर। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हमने एक्चुअल पेमेंट कितना किया, 196,000 का पे किया, लेकिन इसके अंदर इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है और कॉस्ट कंपोनेंट भी है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कंपोनेंट को लेस कर देंगे। इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होगा, 2,000 इंटू 100 फेयर वैल्यू इज इक्वल टू 2 लाख, उस पे 12% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स।
अगर आप कैलकुलेट करेंगे इट कम्स टू 6000. सो 6000 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, उसको आप लेस कर दिए, सो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 196,000. तो आप अकाउंटिंग एंट्री क्या पर करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट विथ 190,000, इंटरेस्ट अक्रू अकाउंट डेबिट टू 6,000 टू बैंक अकाउंट 196,000. ठीक है, पैसा तो आपने 196 ही पे किया, तो 196 बैंक तो क्रेडिट हो गया, लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 190,000. सो डिवेंचर का कॉस्ट हो गया 190,000, 6,000 विल गो टू इंटरेस्ट अक्रू अकाउंट एंड द टोटल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. नाउ कम्स लेट्स से 30 जून. 30 जून को जब इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा विच इज 12,000, है ना. 12 लाख 6 मंथ्स का अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस पे हम लोग, तो 12,000 होगा. तो जब आपको 12,000 मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट 12,000 से आप क्रेडिट कर दोगे. तो अल्टीमेटली अक्रूड इंटरेस्ट में कितना फ्लो किया, 30 जून को 12,000 से क्रेडिट हुआ, 6,000 से डेबिट हो गया, तो नेट आपको 6,000 ही मिला विच इज फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल टू जून. क्योंकि आपके पास शेयर अप्रैल टू जून का है, इसलिए आप उतने पार्ट को ही रेवेन्यू में रिकॉग्नाइज करेंगे, उससे पहले का पार्ट जो होगा उसको आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मींस कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी से एडजस्ट कर देंगे. सो दिस इज द वे ऑफ अकाउंटिंग इन केस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी, जहां पे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आएगा. एक्स इंटरेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट की अकाउंटिंग अलग से होती है. नेट जो भी पे कर रहे हैं आप, सिमिल दैट विल बी द कॉस्ट. अगर कुछ ब्रोकरेज पे कर रहे हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा. बट इन केस ऑफ कम इंटरेस्ट, आपको डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट टू द डेट ऑफ परचेज का इंटरेस्ट निकाल के उसको कॉस्ट जो आपने पे किया उससे माइनस करना है. दिस इज द ओनली केस. सिमिलरली द केस ऑफ द डिविडेंड ऑल्सो. सो आप अगर डिविडेंड एक्वायर कर रहे, शेयर्स परचेस कर रहे हो और उस शेयर्स पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, उसमें सर्टेन पार्ट ऑफ डिविडेंड इफ इट इज क्लियरली आइडेंटिफाइड दैट इट इज रिलेटेड टू प्री एक्विजिशन पीरियड. ठीक है, आपने जब शेयर खरीदा, आपने शेयर साल के बीच में खरीदा, लेकिन डिविडेंड जो मिलेगा वो पूरे साल के लिए मिलेगा. तो उसमें अगर आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने जो परचेस किया उससे पहले से रिलेटेड कितना डिविडेंड है, तो उसको भी लेस करना है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन केस ऑफ डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इवनली अक्रू नहीं होता है. फॉर एग्जाम पर्पस और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मे भी दिया रहेगा कि इवनली अक्रू हुआ है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज वेरी डिफिकल्ट. सो बट स्टिल इफ इट इज इजिली आइडेंटिफाइबल, आप उसको कॉस्ट से रिकवरी, एज पार्ट ऑफ रिकवरी ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे. नेक्स्ट सिनेरियो, लेट्स से इन when right shares are offered. So let's say you hold a share of a company. आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, 10,000 शेयर खरीदा, और आप वो होल्ड करते चले आ रहे हैं, और 2 साल या 3 साल के बाद कंपनी ने फ्रेश इशू किया शेयर्स का, और इन दैट केस कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग होल्डर्स को पहले ऑप्शन देती है परचेज करने का, उसको कहते हैं राइट ऑफर. तो आपको ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल मिल रहा है एज एन ओल्ड शेयर होल्डर. तो आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप उस राइट को एक्सरसाइज करके वो शेयर्स ले लें, और या फिर आपके पास जो राइट है आप किसी और को बेच दें. तो अगर आपने राइट एक्सरसाइज करके शेयर खरीदा, तो जो प्राइस आप पे कर रहे हो वो ओरिजिनल जो जिस शेयर्स को होल्ड करने के कारण आपको वो राइट मिला था, उस शेयर्स में उसके कॉस्ट को ऐड कर देंगे. लेकिन अगर आपने राइट को बेच दिया, आपने एक्सरसाइज ना करके उसको बेच दिया, इन दैट केस वो जो पैसा आएगा राइट्स बेचने से, जो पैसा आ रहा है वो सीधा का सीधा पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. So let's see where right shares are offered. Right share offered are subscribed. The cost of the right share is added to the carrying amount of the original holding. जिसके कारण से आपको वो right share मिला था, उसमें आप add back कर दोगे. If the right shares are not subscribed and sold in the market. So first of all, first condition देखते हैं, when the right shares are offered are subscribed for, the cost of the right share is added to the carrying amount of the original holding. एक example देखते हैं. X Limited purchased 10,000 shares of 10 each at 25 per share of Y Limited during 9-10. 9-10 में उन्होंने 10,000 शेयर्स परचेस किया एट द रेट ऑफ 25. सो 2,50,000 हो गया.
ड्यूरिंग द ईयर 2013-14, ना 3-4 साल के बाद वाई लिमिटेड ने राइट शेयर्स इशू किया, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड, हर 2 शेयर के बदले में एक राइट शेयर्स ऑफर किया एक्स लिमिटेड को। सो एक्स लिमिटेड अगर सब्सक्राइब करेगा तो एक्स लिमिटेड विल गेट 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर। सो एक शेयर जो राइट शेयर है वो 20 का होगा। सो 5000 इंटू 20 is equal to 1 lakh rupees. If X Limited subscribe the right share, the carrying value of the investment will be as under. Carrying value means book value. Book value क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का? Original investment is 2,50,000. Then आपको right shares मिला 5,000 shares at 20 each. It will become 1 lakh. So 3,50,000. Total value of share, total quantity of shares will be 15,000 shares. So 10,000 shares at 25, 5,000 shares at 20. Total 3,50,000 will be the carrying value of the shares. Second scenario, if right shares are not subscribed but sold in the market, the sale proceeds is taken to the profit loss statement. सीधा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाएंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट शेयर्स एंड सेल ऑफ राइट शेयर अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ईयर एंड में हो जाएगा वो, ठीक है। बट एक सिनेरियो ऐड करते हैं, हाउएवर वेयर द इन्वेस्टमेंट आर एक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर दे आर बिकमिंग एक्स राइट इज लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे वर एक्वायर्ड। सो आपने जब इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया था तो आपने कम राइट बेसिस पे एक्वायर किया था, कम इंटरेस्ट बेसिस पे एक्वायर किया था, और जब वो एक्स राइट हो गया मींस डिविडेंड पेमेंट के बाद, इंटरेस्ट पेमेंट के बाद, अगर वो या डिविडेंड पेमेंट के बाद अगर उसका ओरिजिनल प्राइस में डिक्रीज हो गया, देन इन लोअर देन द कॉस्ट फॉर विच दे वर एक्वायर्ड, ओरिजिनली जिस प्राइस पे एक्वायर किया गया था उससे कम हो गया, इट मे बी अप्रोप्रिएट टू अप्लाई द सेल प्रोसीड्स। इन दैट केस इंटायर सेल प्रोसीड्स को हम पीएनएल में नहीं ले जाएंगे, है ना। नॉर्मली हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर राइट्स को आप सब्सक्राइब नहीं करके बेच देते हो मार्केट में तो उससे जो भी पैसा आता है उसको सीधा पीएनएल में क्रेडिट करना है। लेकिन इस सिनेरियो में जब राइट कम राइट बेसिस पे लिया गया था और वो जब एक्स राइट बेसिस हुआ और ओरिजिनल प्राइस में डिक्रीज कर गया, तो पूरा का पूरा पैसा नहीं ले जाएंगे पीएनएल में, उसको सेग्रीगेट कर देंगे और वो पार्ट जो कि डिक्रीज से रिलेटेड है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में माइनस करेंगे और बैलेंस को पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। X Limited purchased 1,000 shares, come right basis of 10 each for 15 per share of Y Limited and paid 500 as brokerage. तो 1,000 शेयर एक्वायर किया एट द रेट ऑफ 15,000 हो गया एंड ब्रोकरेज पे किया 500, तो 15,500 is the value. Y Limited offer right shares at 1 shares for every for 1 shares for 12 for every 2 शेयर हेल्ड, हर 2 शेयर के बदले में एक शेयर का राइट ऑफर मिला। सो अगर वो सब्सक्राइब करेगा तो उसे 500 शेयर्स मिलेगा, 1000 शेयर्स था उसके पास, हर 2 के बदले में एक मींस 500 शेयर्स मिलेगा। एक्स लिमिटेड सोल्ड द राइट इन द मार्केट एंड रियलाइज 1000, एक्स लिमिटेड ने राइट शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करके बेच दिया मार्केट में और उससे उसको 1000 मिला। सो अगर इसमें कम राइट और एक्स राइट का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये पूरा का पूरा 1000 रुपीज पीएनएल अकाउंट में चला जाता। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट ऑफर एंड सेल ऑफ राइट ऑफर डेबिट टू बैंक अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। बट यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये कम राइट बेसिस पे था तो ये क्लॉज ऐड हो गया, कंडीशन ऐड हुआ कि आफ्टर द राइट इश्यूज वर सब्सक्राइब, जिसको भी हमने बेचा उसने राइट शेयर सब्सक्राइब कर लिया, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर फेल फ्रॉम 15, तो ये जो 15 था ये 14.5 हो गया, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर सब्सक्रिप्शन, राइट शेयर सब्सक्राइब होने के बाद मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ गया शेयर्स का। तो इन दैट केस क्या करेंगे, ये जो 1000 मिला ये पूरा का पूरा 1000 को हम पीएनएल अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। सो सबसे पहले कि शेयर के वैल्यू में कितना डिक्लाइन हुआ, 50 पैसे। फॉर 1000 शेयर्स इट विल बी 500 रुपीज। सो आउट ऑफ दिस 1000 तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स जो आपने किया, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ राइट, उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट 1000 से क्रेडिट करेंगे शेयर्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बैलेंस को आप पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे। तो out of this 1000, 500 will go to PNL and 500 will be reduced from the cost of investment. Investment के cost से reduce कर देंगे। So this is the only exception, right shares के केस में ये एक additional scenario है। Otherwise right share अगर आपने सब्सक्राइब किया तो जो भी पैसा आपने पे किया वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके बेच दिया तो
पूरा का पूरा पैसा पीएनएल अकाउंट में जाएगा। लेकिन अगर वो कम राइट बेसिस पे था और कम राइट बेसिस के सब्सक्राइब होने के बाद जब वो एक्स राइट हुआ तो उसके वैल्यू में अगर शेयर्स के मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन हो गया तो जो भी राइट शेयर को बेच के पैसा आया उसमें से सर्टेन अमाउंट विल गो टू पीएनएल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एडजस्ट द डिमिनिशन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बाकी जो पैसा बचेगा उसको हम पीएनएल अकाउंट में लेके जाएंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज आर द एसेट इन द फॉर्म ऑफ लैंड और बिल्डिंग हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ नॉट यूजिंग इट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सो उसको ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो उसको अपने नॉर्मल कोर्स में यूज करे, उसको जस्ट इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया गया है। और मेजरमेंट जहां तक है, मेजरमेंट शुड बी एट कॉस्ट, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में हम लोगों ने जो पीपीई में पढ़ा है कि कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करना है, इसको भी कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज करना है। हाउएवर एक कंडीशन है, the cost of any share in a cooperative society or a company, the holding of which is directly related to the right to hold the investment property. So अगर investment property खरीदने के लिए आपको आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी कंपनी से एक लैंड या बिल्डिंग उसका खरीद रहे हो, उसमें एक एडिशनल क्लॉज अटैच्ड है कि आप अपार्ट फ्रॉम द जो भी पैसा आप पे करोगे लैंड या बिल्डिंग के लिए, उसके अलावा आपको इस कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के एडिशनल इतने शेयर्स लेने पड़ेंगे। तो वो शेयर्स लेने के लिए भी जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो वो कॉस्ट में ऐड बैक हो जाएगा। ठीक है। सो एक्स लिमिटेड परचेज अ फ्लैट फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर 50,000. इट विल बी रेंटेड आउट टू अदर कंपनी टू ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ द सोसाइटी. X Limited has to purchase to obtain the ownership of the society. X Limited has to purchase 1,000 shares of 100 each of the society. So उसको apart from 50 lakh 100,000 का रुपीस का शेयर भी लेना पड़ा। Then in that case cost of acquisition will be 51 lakh. 50 lakh इसके लिए और 1 lakh इसके लिए। सिंपल है। कैरिंग अमाउंट मीन्स आपने इनिशियल मेजरमेंट तो कर दिया, अब आ गया बैलेंस शीट डेट। बैलेंस शीट डेट को जब आप करंट एसेट्स को इवेल्युएट करेंगे कि बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएं, तो इट शुड बी शोन एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। कॉस्ट बुक्स में आप कॉस्ट पे ही मेंटेन कर रहे हो, लेकिन बैलेंस शीट डेट को आप रिव्यू करोगे कि फेयर वैल्यू और कॉस्ट में जो कम है। सो अगर फेयर वैल्यू उसका कम हो गया तो आप उसको फेयर वैल्यू पे रिफ्लेक्ट करेंगे, और ज़्यादा हो गया तो कॉस्ट पे रिफ्लेक्ट करेंगे। सो विच एवर इज लोअर, और इसके कारण अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है, लेट्स से आप बुक्स में आप कॉस्ट पे मेंटेन करते आ रहे हो करंट इन्वेस्टमेंट को, लेकिन बैलेंस शीट डेट को आपने देखा कि जो करंट इन्वेस्टमेंट एक शेयर 10 रुपए का था वो गिर के 5 रुपए का हो गया या 6 रुपए का हो गया, तो आप बैलेंस शीट में उसको 6 रुपए से वैल्यू करोगे सारे शेयर्स को, और जो 4 रुपीज होगा वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है। इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इट विल ओनली बी सोन एट कॉस्ट, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है। तो माइनर रिडक्शन इन माइनर फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग पीएनएल में रिफ्लेक्ट नहीं करते। लेकिन अगर एक परमानेंट डिक्लाइन है, ऐसा डिक्लाइन है जो कि एक टेम्पररी नहीं है, permanent decline है, in such case that decline should be accounted for. Such reduction in being determined and made for each individual category. And again, जब आप इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर रहे हो लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू पे, देन ईच इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड सेपरेटली, ना कि टोटल ऑल सारे करंट एसेट्स को एक बंच बना के हम वैल्यू नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट लाइन आइटम वाइज आपको रिव्यू करना होगा हर इन्वेस्टमेंट को कि उनका कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। सो इक्विटी शेयर्स को अलग, प्रेफरेंस शेयर्स को अलग। अगेन इस तरह से आपको हर इंडिविजुअल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट को सेपरेटली क्लासिफाई कर इंडिविजुअली एसेस करना होगा कॉस्ट और फेयर वैल्यू, एंड देन आप उसको बैलेंस शीट में उसका इम्पैक्ट दिखाएंगे, ना कि टोटल सारे शेयर्स को इक्विटी प्रेफरेंस को क्लब कर दिया और उसके बाद उसका फेयर वैल्यू और कॉस्ट देख रहे हैं। नहीं, सेपरेटली हर इन्वेस्टमेंट को सेपरेटली आप मेजर करोगे लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, एंड देन यू विल पास अकाउंटिंग एंट्री अगर कोई डिफरेंस अराइज होता है तो। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सो बेसिकली आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या तो वो करंट होगा या तो लॉन्ग टर्म होगा। करंट है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे दिखाएंगे। एंड इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इट इज कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में पीपीई को दिखाते हैं, वही मॉडल फॉलो करना है। चेंज इन द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस कोई भी कैरिंग वैल्यू में चेंज आएगा ड्यू टू रीमेजरमेंट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट। डिस्पोजल, अगर आप सेल कर रहे हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट का, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा ऑन सेल विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल अकाउंट।
पार्ट शेयर्स, पार्ट्स इन्वेस्टमेंट को पूरा नहीं बेच रहे हैं, पार्ट में बेच रहे हैं। सो आपके पास शेयर्स था एक्स लिमिटेड इक्विटी शेयर्स था एक्स लिमिटेड कंपनी का 500 शेयर्स, लेकिन आप 200 शेयर्स ही बेच रहे हो। देन उसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे? देन इट इज एवरेज कॉस्ट। सो टोटल होल्डिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 500 शेयर्स का जो वैल्यू था डिवाइडेड बाई 500 इंटू 250 करके हम कॉस्ट निकालेंगे उसका, और उसको कंपेयर करेंगे उसका सेल वैल्यू से टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। Total holding of investment. So when disposal of a part of holding of an individual investment, the carrying amount is allocated to that part is to be determined on the basis of average carrying amount. So average basis पे हम cost को लेके जाएंगे। रिक्लासिफिकेशन। नाउ अगर कभी ऐसा सिचुएशन आया कि किसी इन्वेस्टमेंट को जिसको आपने लॉन्ग टर्म क्लासिफाई किया था, अब वो क्लासिफिकेशन उसका चेंज हो गया, अब वो शॉर्ट टर्म हो गया, सॉरी करंट हो गया। सो जब ये क्लासिफिकेशन किसी इन्वेस्टमेंट का चेंज हो रहा है तो देन उसका वैल्यूएशन मेथड भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर हेल्ड एट कॉस्ट एंड शॉर्ट टर्म आर रिवैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस, कॉस्ट और फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। नाउ इन दिस केस जब आप क्लासिफिकेशन चेंज कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट, सो वेयर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, आप उसको अब लॉन्ग टर्म ट्रीट नहीं करके करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करोगे। तो जिस डेट को ये क्लासिफिकेशन आप चेंज कर रहे हो, उस डेट को जो एसेट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? वो वैल्यू होगा ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज बुक वैल्यू, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। सो लास्ट बैलेंस शीट डेट को आपने जब उसको रिव्यू किया तो आपने उसको अगर वो लॉन्ग टर्म था तो उसको कॉस्ट पे ही आप दिखा रहे थे। अब आप उसको लेके आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, करंट रहेगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन चेंज हो गया है, मैं इसको बेचने वाला हूँ। तो अब जब आप ये उसको नेक्स्ट ईयर में करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करने वाले हैं, तो उसका वैल्यू, इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू रिक्लासिफाई करना होगा आपको। इन दैट केस वो वैल्यू क्या होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट, उस वैल्यू पे उसको दिखाएंगे। सिमिलरली अगर आप किसी करंट इन्वेस्टमेंट को आपने लिया था उसको करंट पर्पस के लिए, लेकिन अब आप उसको होल्ड करोगे लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, इन दैट केस जो वैल्यू जो ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, जो भी लोअर होगा उस वैल्यू पे। सो करंट इन्वेस्टमेंट आर मेजर्ड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। सो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जिस दिन भी आप ये ट्रांसफर कर रहे हो उस दिन उसका रीमेजरमेंट करना है आपको, ठीक है। सो आप रीमेजरमेंट करोगे, रीमेजरमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हम लोग लेते हैं एट कॉस्ट। तो हम पहले देखेंगे कि जब वो करंट था तो उसका कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस, आपने उसको उस पर दिखाया था। अब आप उसको लॉन्ग टर्म पे ले जा रहे हो तो विचएवर इज लेस जो भी होगा कॉस्ट या उसका फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लेस होगा, उस पे आप लॉन्ग टर्म में उसको ट्रांसफर करेंगे। सो रिक्लासिफिकेशन अगर चेंज होगा फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू करंट, इट शुड बी लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग वैल्यू, और इफ इट इज investment is reclassified from current to long term, then it is lower of cost or fair value. Disclosure. Now आपने उसका वैल्यूएशन कर लिया 31st को, लेकिन अब बैलेंस शीट में आप क्या क्या डिस्क्लोज करोगे विद रिस्पेक्ट टू इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट? अकाउंटिंग पॉलिसी डिटरमाइनिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कैरिंग अमाउंट कैसे डिटरमाइन कर रहे हो उस अकाउंटिंग पॉलिसी को आप बताओगे। सो अमाउंट इंक्लूडेड इन P&L ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड कितना मिला और रेंटल्स से कितना मिल रहा है, सोइंग सेपरेटली, एंड ग्रॉस अमाउंट दिखाएंगे और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को एडवांस टैक्स में दिखाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉफिट और लॉस एंड चेंज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। with significant restriction on the right of ownership, realizability of investment or remittance of income and proceeds of disposal, the aggregate amount of quoted and unquoted investment, अगर मार्केट उसको शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और उसका कोटेड वैल्यू है तो उसका कोटेड इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू क्या है वो बताएंगे। एंड अदर्स डिस्क्लोजर, जो कि अगर किसी कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए है तो वो डालेंगे। तो ये बेसिकली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट पॉइंट्स याद रहना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है बैलेंस शीट में। सो दिस वाज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल है। सिंपल इनिशियल मेजरमेंट, बैलेंस शीट को डेट को रीमेजरमेंट, यही दो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें और कुछ है नहीं।
Okay, thank you.